हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। गर्मी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। कितना नंबर तक किए थे हम लोग? 15 तक हो गया था। कितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 4। पहला कब से कब तक? 67 से। अब पहला वाला में कौन सी संधि? मद्रास की संधि। मद्रास ना? पक्का? तो हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा वो मैसूर भी हो सकता है या कर्नाटक युद्ध भी हो सकता है। दोनों बताए थे ना? तो बताइए पांडिचेरी का संधि का संबंध किससे? दूसरा क्या? आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैसूर कर्नाटक। पेरिस की संधि बोलिए। तीसरा कौन? कर्नाटक। श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलिए। आंग्ल मैसूर कौन सा? तीसरा। चौथा में कौन सा संधि हुआ था? क्यों नहीं हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब? के राजा की पूर्ण शक्ति को क्या कर दिया? बहाल। संवैधानिक रूप से, जैसे हमारे देश में राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है? लोकतंत्र है। और हमारा सारा का सारा चीज चलता है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि सरकार दो प्रकार की होती है शासन व्यवस्था। एक होता है प्रेसिडेंटली और एक होता है पार्लियामेंट्री। दो होता है ना, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। तो अध्यक्षात्मक का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो रहेगा वो जो बोल दिया सो बोल दिया। और जो संसदात्मक रहता है उसमें अगर कोई बोला तो उसमें क्या होता है, विपक्ष सारे लोग रहते हैं और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करता है। जैसे हमारे यहाँ बोलेगा कि अभी पाकिस्तान जो हमला किया है, हमला इन द सेंस कि जो पाकिस्तान जो आतंकवाद की घटना घटी है, पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध अभी बिगड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारे देश में बोलेंगे आक्रमण, तो बोलेगा अभी रुको जरा, थोड़ा हम लोग बिल उल बनाएंगे, सारी चीजों पे विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर होगा। यही चीज अगर अमेरिका में हुआ रहता तो बोलता आक्रमण, तो तालिबान पे आक्रमण, तो पूरा क्या हो जाता? आक्रमण। तो वो है अध्यक्षात्मक। कहां पर? अमेरिका में। अब भारत में क्या? संविधानात्मक। तो यहां पर संवैधानिक सरकार स्थापित होने का परिणाम था, लेकिन बीच में ऑस्ट्रियाई सेना के हस्तक्षेप के कारण ये राजा की पूर्ण शक्ति यहाँ क्या हो गई? बहाल। यानी एक तरह से बोल सकते हैं राजतंत्र की स्थापना की ओर ये बढ़ने लगा। क्रांति का कारण क्या था? जो नेपल्स में जो क्रांति हुई थी, जिसको नेपल्स क्रांति के रूप में जानते हैं 1820 में, कोई तो कारण रहा होगा उसका। उसका कारण क्या था कि 1820 की क्रांति के नेपल्स में उस समय में हुई जब लोगों ने संवैधानिक सरकार की मांग की, जो तब तक निरंकुश राजशाही के अधीन था। मैक्सिमम क्रांति विश्व में जो देखिएगा आप इस समय के जनरेशन में हो रहा है, उसका एक ही ज्यादातर कारण रहता है निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था। इसी के खिलाफ आप फ्रांस उठा लीजिए, जितना भी देश है उसका उठा लीजिए, जहां भी क्रांति हुई है वहां पर एक शब्द जरूर आएगा, क्या? निरंकुशता। तो जब अत्यधिक निरंकुशता आता है, निरंकुश भी दो तरह का चीज होता है, एक होता है जो देश के लिए काम करे और एक होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करे। तो दो तरह का निरंकुश हो गया। जो अपने लिए काम करे वो डेंजर होता है, जो देश के लिए काम करे वो अच्छा होता है। तो यहां पर 2-3 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न यह है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में। नेपल्स की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या उद्देश्य था इनका? संवैधानिक सरकार को स्थापित करना। उसके बीच में बाधा कौन बन रहा था? ऑस्ट्रियाई सेना। कौन बाधा बन रहा था? ऑस्ट्रियाई सेना। क्रांति का परिणाम स्वरूप नेपाल में संवैधानिक सरकार स्थापित हुई, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चली। लंबे समय तक ये चल नहीं पाया, फिर बीच में ब्रेक हो गया। और 1821 में, कब बोले? 1821 में ऑस्ट्रियाई सेना ने हस्तक्षेप कर दिया और राजा की पूर्ण शक्ति को क्या कर दिया? बहाल कर दिया, जिससे क्रांति क्या हो गया? विफल। यानी नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 में। नेपल्स की क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां संवैधानिक सरकार का गठन करना था, लेकिन संवैधानिक सरकार का गठन हो नहीं पाया। प्रारंभिक दौर में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, किंतु लंबे समय तक संवैधानिक सरकार बनी हुई नहीं रह पाई। लंबे समय तक संवैधानिक सरकार बने हुए नहीं रह पाई। समझ में आया? कौन सी क्रांति थी? कब हुआ था?
उसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सरकार को स्थापित करना। उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सरकार को तो वो संवैधानिक सरकार को पेश करना था या उसको बनाना था, अस्तित्व में लाना था, लेकिन उसके बीच में बाधा बन गया कौन? ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया किस महादेश में है? तो ऑस्ट्रियाई सेना का उसमें हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण 1821 तक वो बन के रह पाया, उसके आगे चल नहीं पाया, यानी लंबे समय तक वो काम कर पाया नहीं। किसकी वजह से? ऑस्ट्रियाई सेना के हस्तक्षेप के वजह से। उसी को इतिहास में कहते हैं नेपल्स की क्रांति या संधि के रूप में उसको जानते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। यूरोप के अंतर्गत आते हैं। मैप में आप लोगों को पता है यूरोप कहाँ है? ये कौन सा महादेश है? एशिया। ये बगल में यूरोप, ये बगल में अफ्रीका, ये बगल में उत्तरी अमेरिका, ये बगल में एशिया, ये बगल में ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि इटली में जो एकीकरण हुआ था उसका मतलब क्या है? एकीकरण का मतलब क्या होता है? चीजों को मिला देना, चीजों को मिला देना। वो डिपेंड करता है कि सांस्कृतिक रूप है, राजनीतिक रूप है, सामाजिक रूप है ना, किस रूप में उसको या सामाजिक रूप में उसको मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इटली के एकीकरण का अर्थ हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभाजित इटली का एक एकीकृत राष्ट्र में एकीकरण करना। मतलब अभी जो हम एग्जाम्पल दिए उसमें दिख रहा है ये क्या? राजनीतिक एकीकरण। कैसा दिख रहा है? राजनीतिक एकीकरण पे ये प्रभुत्व देता है। तो लिखिएगा, एक पॉइंट जोड़ दीजिएगा उसमें, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण प्रारंभिक दौर में, इटली का एकीकरण प्रारंभिक दौर में राजनीतिक स्वरूप में था। प्रारंभिक दौर में राजनीतिक, पॉलिटिकल नेचर, राजनीतिक स्वरूप में था, राजनीतिक स्वरूप में था। जैसे अभी हम बोले सामाजिक रूप से एक हो जाना, अभी हम बोले सांस्कृतिक रूप से एक हो जाना, उसमें हम बोले राजनीतिक रूप से एक हो जाना। तो उसमें से कौन सा शब्द हम चयन किए हैं? राजनीतिक रूप से। राजनीति मतलब जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ मिलाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था इटली के एकीकरण में। और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति शामिल थे? जाहिर सा बात है उस एकीकरण में कुछ प्रमुख योगदान देने वाले होंगे। जैसे कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, बिस्मार्क पढ़े थे। तो बिस्मार्क का योगदान क्या था? पूरे क्षेत्र को एकीकरण करने का प्रयास किया था। जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, कल ही चर्चा किए थे ना। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? जैसे मेजनी का नाम सुने, लंबा, ये पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? मेजनी। क्या नाम बोले? कैबूर। क्या नाम बोले? कैबूर। क्या नाम बोले? गैरीबाल्डी। क्या नाम बोले? गैरीबाल्डी। ये सारे ऐसे विद्वान लोग थे, प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लिखिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति यूसेप मैज़नी। आप चाहें तो शॉर्ट में मैज़नी लिख सकते हैं, वहां से पकड़ लीजिएगा आप लोग। यूसेप मैज़नी, मैज़नी। फिर काउंट कैमिलो कैबूर, तो सीधा कैबूर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। और ग्यूसेप गैरीबाल्डी, सिर्फ गैरीबाल्डी लिखिएगा तो हो जाएगा। 3 नाम आप इंपोर्टेंट है, मेजनी, और भी बहुत सारे लोग थे, मेजनी, कैबूर और गैरीबाल्डी। क्या क्या नाम बोले? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। तो मैजनी का संबंध किससे? इटली के एकीकरण से। मैजनी का संबंध किससे? इटली के एकीकरण से। कैबूर का संबंध किससे? इटली के एकीकरण से। कैबूर का संबंध किससे? इटली के एकीकरण से। गैरीबाल्डी का संबंध किससे? इटली के एकीकरण से। और ये किस स्वरूप में था? राजनीतिक स्वरूप। किस स्वरूप में था? राजनीतिक स्वरूप। कितने लोग का हम नाम अभी चर्चा किए? 3 लोग का। पहला नाम कौन था? मैजनी। दूसरा कौन था? कैबूर। तीसरा कौन था? गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में मैजनी का भूमिका क्या था, है ना? तो मैजनी ने युवा इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि युवा इटली के संस्थापक कौन? मैजनी। और इटली को एकीकृत करने में और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था जिसका नाम क्या था? युवा इटली।
युवा इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था और उस संस्था के मदद से जन जागरण फैलाने का प्रयास कर रहे थे कौन? मैजिनी। तो लिख लीजिएगा पॉइंट, मैजिनी ने युवा इटली नामक गुप्त संघ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई लिख के कॉपी फाड़ देना है। अपना कि दूसरे का? अपना। लिखिए, मैजिनी ने युवा इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। मैजिनी ने युवा इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। युवा इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। ठीक है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग मिला। राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग मिला। ये किसका योगदान था? मैजिनी। कितना नाम अभी बोले थे? 3। पहला नाम क्या था? मैजिनी कौन से क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था? क्या नाम था? क्या नाम बोले? इसका पर्पस क्या था? लोगों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसको हम एक इंडियन हिस्ट्री के केस से जोड़ देते हैं। इंडियन हिस्ट्री का एक केस हुआ था, आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान का पहला बम कांड, याद है? कौन सा था? मुजफ्फरपुर बम कांड। कब हुआ था? 1908। वहां भी एक गुप्त संस्था बना था और वो गुप्त संस्था के द्वारा ही क्या किया गया था? 2 लोग तैयार हो गए थे उनको मारने के लिए। किनको? किंग्सफोर्ड को। उससे क्या होता है? आपस में संस्था बनाकर वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि उसमें राष्ट्र की भावना एकत्रित हो पाए। उसी तरह बनाया था किसको? युवा इटली को। अब दूसरा नाम हम किसका बोले थे? कैबूर। तो कैबूर का योगदान इसमें क्या था? देखिएगा, कैबूर ने सार्डिनिया पिडमोंट के शासक के साथ मिलकर कूटनीतिक प्रयास और सैन्य अभियानों के माध्यम से इटली को क्या किया? एक किया। तो लिखिएगा कैबूर का योगदान। कैबूर का योगदान, या फिर सीधा लिखे ना, कैबूर ने, यहां से लिखिए, उतना तो समझ ही जाइएगा ना आप लोग। सीधा लिखे, कैबूर ने सार्डिनिया पिडमोंट के शासक स्थान से रिलेटेड है, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक के साथ मिलकर इटली को एक करने का प्रयास किया। कैबूर ने सार्डिनिया पिडमोंट की शासक के साथ मिलकर इटली को एक करने का प्रयास किया। इटली को एक करने का प्रयास किया। इस शासक के साथ मिलकर? सार्डिनिया पिडमोंट। ये नाम आपको याद करने में तकलीफ होगा, बोलिए फिर से, सार्डिनिया पिडमोंट। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। तो युवा इटली को स्थापना कौन किया? युवा इटली। तो मैजिनी का योगदान क्या था? युवा इटली। इतना दिमाग में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरा बताया कैबूर। कैबूर का क्या योगदान था? सार्डिनिया पिडमेंट के शासक को अपने साथ क्या कर लिया? मिला लिया। अब गैरीबाल्डी का योगदान देखिए क्या है। गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली और 2 सिसिली के राज्य में, सिसिली एक प्रकार का द्वीप भी है, सिसिली आइलैंड जिसको बोलते हैं, सिसिली, हाँ, इटली में, तो दक्षिणी इटली और 2 सिसिली के राज्य में सशस्त्र विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वहां स्थानीय किसानों का क्या किया? समर्थन प्राप्त किया। इसको हम थोड़ा सा फिर इंडियन हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं। हमारे भारत के समय में देखिएगा 1939 के आसपास का, वो समय विश्व युद्ध का समय था, याद है? 1939 से 45। तो इस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1939 का था, उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे उसका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। और उसी समय में महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था जिसका नाम क्या था? पटाभी सीतारामैया। और इसमें समीकरण में क्या हुआ? पटाभी सीतारामैया की हार और सुभाष चंद्र बोस की जीत। इससे महात्मा गांधी को क्या लगा? बुरा। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन मार दिया और रिजाइन मारने के बाद फिर बना कौन? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन ना, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो जिस प्रकार महात्मा गांधी भारत के अंदर रहकर भारत में राष्ट्रवाद का एकीकरण को बढ़ाने में मदद कर रहे थे, उसी प्रकार ये निकल गए सुभाष चंद्र बोस कहाँ? बाहर। और बाहर जाकर सभी देशों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया। याद होगा
जापान के साथ मिल रहे हैं, जर्मनी के साथ मिल रहे हैं, हर एक देश के साथ वो मिलकर अपना मीटिंग फिक्स कर रहे हैं। कौन? तो हर एक व्यक्ति का योगदान यहाँ जबरदस्त तरीके से था कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल के तौर से आपको समझा दे ताकि इधर इंडियन हिस्ट्री भी कमांड हो जाए मॉडर्न का, और उधर भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने होंगे, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1930। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य लीडरशिप कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। लेकिन उसी समय याद कीजिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं थे। और उसी समय में दक्षिण भारत में कौन थे? राजगोपालाचारी। उसी समय में उत्तर पूर्वी भारत में कौन थे? गौंडेल्यू। बताए थे ना? सबका उद्देश्य था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना? बेस प्राप्त करना, यही था ना? यहां पर भी इटली का एकीकरण में सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। एक, चूंकि ये राजनीतिक स्वरूप में है, पहला क्या किया? एक गुप्त संगठन का निर्माण कर दिया जिससे राष्ट्रवाद का जन्म हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राष्ट्रवाद पहुंचा सके, हमारा देश हमारा वतन वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या किया? अपने क्षेत्र को उस क्षेत्र के शासक के साथ मिलकर जोड़ने का प्रयास किया। और तीसरा क्या कर रहा है कि जो वहां स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग, उनको भी मिलाना क्या है? जरूरी है। जैसे बाहर वाला अभी आएगा और आपके पेड़ को काटना शुरू कर देगा, तो यहाँ के सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा? स्थानीय लोग। पिक्चर वगैरह नहीं देखे हैं? तो जहां फैक्ट्री उट्री स्थापित करेगा, स्थानीय लोग बोलेगा कि जल्दी से जंगल काटने को क्या कर दो, रोक दो। तेलंगाना वाला घटना देखे ना? तो गैरीबाल्डी ने क्या किया? दक्षिण इटली और दो सिसिली के राज्य में सशस्त्र विद्रोहियों का नेतृत्व किया और वहां स्थानीय किसानों का क्या किया? समर्थन। तो लिखिएगा, गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली और दक्षिण इटली और दो सिसिली राज्य में, सिसिली द्वीप है ना, दो सिसिली राज्य में सशस्त्र विद्रोहियों का नेतृत्व किया। जिनको दिक्कत होगा यहां देख सकते हैं, सशस्त्र विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और नंबर 1 एक हो गया, सशस्त्र विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और नंबर 2, वहां स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया। गैरीबाल्डी स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया, स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया। हो गया? स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया। क्लियर है? तो कितने व्यक्ति का योगदान है इसमें? 3। पहला नाम क्या था? पहला क्या था? आप बताइए, पहला क्या था? पहला नाम क्या था? मैजिनी। दूसरा? सब नहीं बोलिए। तीसरा? गैरीबाल्डी। पहला वाला कौन सा संगठन किया? उनको क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? पानी पीजिए, पानी, गर्मी बहुत पड़ रहा है। दूसरा का योगदान क्या था? पिटमेंट वाला शासक के साथ क्या किया? समझौता। तीसरे का योगदान क्या था? सशस्त्र, और साथ में किसानों के लोगों के साथ क्या किया? सहानुभूति हासिल किया। यही था ना? तो ये इटली के एकीकरण का क्या महत्व निकला? इटली के एकीकरण से एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र का क्या हो गया? निर्माण हुआ, जो यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। जाहिर सा बात है कि वो उसी तरह की घटना जैसे भारत में हम लोग देखे, तो इटली एक सशक्त राज्य, सशक्त देश के रूप में देखने को मिलेगा। इटली के एकीकरण से पहले इटली की स्थिति क्या थी? समझना है चीजों को। क्या कोई दिक्कत? 19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। कितने राज्यों में? 7। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन ही चल रहा है? ये इसको बढ़ा दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका मैजनी था वो किस संस्था का स्थापना किया? क्वेश्चन नंबर 4, कैबूर का इटली के एकीकरण में कौन सा योगदान था? पिटमेंट वाला शासक से के साथ समझौता। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है कि गैरीबाल्डी का योगदान क्या था? तो ये सब क्वेश्चन ही तो है। तो इटली के एकीकरण से पहले इटली की स्थिति क्या थी? ध्यान से देखिएगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली को कितने भागों में? 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें से कुछ पर विदेशी शक्तियों का शासन था। किसका? इटली का। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में थोड़ा कॉपी का दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को। हम तो पहले दिन से आप लोग को बोले हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में कॉपी लेकर आया कीजिए, क्योंकि वन लाइनर इसमें काम चलने वाला नहीं है। इटली का मतलब पूरा इटली हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।
19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। सात अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है। अब एक कारण आपको हम बताएं कि इटली के एकीकरण में मुख्य बाधा क्या आ रहा था। देखिए याद नहीं आ रहा है। पहले ही लाइन में हम लिखवाए थे, इटली का एकीकरण में बाधा क्या आ रहा था? ऑस्ट्रिया सेना का हस्तक्षेप। नहीं बताए? वही तो है। तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और पोप राज इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण क्या थी? बाधाएं। तो लिखिए इटली के एकीकरण की मुख्य बाधा, इटली के एकीकरण की मुख्य बाधा, इटली के एकीकरण की मुख्य बाधा क्या डिस्टरबेंस था? पहला नंबर लिखिएगा, ऑस्ट्रियाई सेना का हस्तक्षेप या ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, दोनों से कुछ भी लिख दीजिए। ऑस्ट्रियाई सेना का हस्तक्षेप, और दूसरा लिखिए पोप राज्य की भूमिका। पोप समझते हैं ना क्या? हाँ, पोप राज्य की भूमिका, या पोप की भूमिका सिर्फ लिखिए ना, पोप की भूमिका। पोप नहीं लिख पा रहे हैं? ओ में होकर पो और पोप, पाप से बना पोप जैसे लिखते हैं वैसे ही। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में। तो लिखिएगा इटली का एकीकरण 1861। क्वेश्चन बन रहा है 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन हो गया आप लोग का, लेकिन ऑफिशियली हम लोग अभी तीसरे नंबर पे ही अटके हुए हैं। इटली का एकीकरण 1861 में। अब देखिए इसमें विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये राजा शासक के रूप में है, को एकीकृत इटली के राजा के रूप में क्या मिल गई? मान्यता। मतलब जो इंटीग्रेटेड इटली हो गया, जो इटली अलग अलग भागों में टूटा हुआ था उसको एक साथ कर दिया गया राष्ट्रवाद के बाद, और उसको मिलाने के बाद जो वहां का राजा घोषित किया सर्वसम्मति थे, उसका नाम था इमैनुअल। क्या नाम था? इमैनुअल। क्या नाम था? इमैनुअल। इमैनुअल कौन? द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय। लिखिए एकीकरण के बाद किसका एकीकरण? हाँ तो पूछेगा नहीं फिर किसका एकीकरण, अभी तो वही पढ़ रहे ना। ठीक है, एकीकरण के बाद राजा के रूप में, एकीकरण के बाद राजा के रूप में, राजा किंग शासक, राजा के रूप में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। 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 हो गया? अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन बताइए आप लोग। पहला, यहां से तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, यहां ठीक है। पहला, इटली का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ था? कंफर्म? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन कौन से लोग, विद्वान लोग इसमें अहम भूमिका निभाई थे? कितने लोगों का नाम बताए हैं? कितने लोगों का? इसमें से पहला नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? फिर तीसरा क्वेश्चन, मैजनी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? चौथा क्वेश्चन, मैजनी द्वारा स्थापित संस्था का उद्देश्य क्या था? हाँ, सारे लोगों को एक दूसरे से मिलाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। सेंटर में तो राष्ट्रवाद ही है। 5वें नंबर पे आएगा, किस शासक से यह समझौता किया था? कैबूर, सर पिडमोंट के शासक से समझौता किया था। छठा क्वेश्चन पूछेगा कि जो गैरीबाल्डी था उन्होंने इटली के एकीकरण में किस प्रकार से अपनी भूमिका को दिया? सशस्त्र वाला दिमाग में रखना, और किसानों से सहयोग, यही ना होगा। सातवां पूछेगा कि इटली के एकीकरण में बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया की सेना का हस्तक्षेप और साथ में पोप की भूमिका, यही था ना। फिर 7वां 8वां क्वेश्चन जो पहले ही बार में हम बताए थे कि इसका स्वरूप कैसा था? कैसा स्वरूप था? इसमें बताए थे कि पहले वाला में? बोलिए।
तो लगभग कितना क्वेश्चन हो गया? 8 हो गया। तो इसको ऐसा नहीं समझिएगा एक ही क्वेश्चन है, ये 8 है। अभी देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है आपका फ्रांस, ये जर्मनी यहां पर है, इटली दिख रहा है, ये इटली और जर्मनी को ध्यान से देखिए, इसी से क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी। सब लोग देख रहे हैं? पक्का देख रहे हैं? क्या दिखा आपको? इटली और क्या दिखा? बगल में क्या है? और अभी जो केंद्र में है वो कौन कौन है? तो अभी बोल रहे हैं ऑस्ट्रिया की भूमिका। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्या इटली से टच करता है? कंफर्म। तो जहां जहां बॉर्डर जिसका देश का टच करता है वो विवादित सीमा जरूर बनाता है। एग्जाम्पल भारत और बांग्लादेश का देख लीजिए, भारत और चाइना का देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान का देख लीजिए, यूक्रेन और रसिया का देख लीजिए। हर एक जगह पर जो बॉर्डर है कुछ ना कुछ लोचा वहां पर होगा। यहां भी देखिए इटली से सटा हुआ है कौन? ऑस्ट्रिया। और इटली के एकीकरण में बाधा बन रहा था कौन? ऑस्ट्रिया की सेना। ऑस्ट्रिया दिमाग में गया? कहां, मतलब पिक्चर दिमाग में गया? नहीं गया। इटली गया? गया। तो मैप बना लीजिए अपने कॉपी में, वहीं पर जहां लिखे हैं इतना सारा चीज। कैसे बनेगा मैप? कुछ नहीं करना है, एक साइड में ऐसे कर देना है, ये इटली कर दीजिए और यहां पर देख लीजिए ऑस्ट्रिया। मतलब आपको समझ में आया इससे बॉर्डर से क्या करता है? टच करता है ये। बस ये 2 पिक्चर बना लीजिए आप, ताकि आपको पता चलेगा उसका बॉर्डर टच करता है। याद है तो कोई बात नहीं, ये आपको हम मैप दिखा दे रहे हैं। ये इटली का पोर्शन हो गया, एक प्रायद्वीप है ये, क्योंकि ये 3 ओर से पानी से क्या है? घेरा हुआ है, इधर भी और इधर भी। और इसके बगल में ये बॉर्डर टच करता है कौन? ऑस्ट्रिया। और ये यूरोप का एक देश है। आगे बढ़े? आगे बढ़े ना। अरे कुछ नहीं करना है, जरूरी नहीं है ऐसा बनाना है, ऐसे बना दिए, यहाँ टच कर दिए, यहाँ लिख लिया। हमको ये बताना है, वहां मीन्स थोड़े दे रहे हैं कि आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ये पता चलना चाहिए कि आपका इसका बॉर्डर इससे क्या करता है? टच करता है। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो वंश। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? 1800। नेपल्स की संधि कब हुई? 1800। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। मैजनी का संबंध, मैजनी के बारे में अभी पढ़े थे। कौन सा गुप्त संस्था था? कार्बोनरी संगठन। क्या नाम बोले? कार्बोनरी संगठन। एक टेस्ट आप लोग का जरूरी है थोड़ा, ताकि पता चलेगा कि कितना आपको ये समझ में आ रहा है और कितना आप आंसर मान। क्या होता है ना, कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है, ऑप्शन रहता है, तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ये सब पढ़ने का जरूरत है अभी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दिख रहा है कहाँ है मैप में? पक्का? जर्मनी दिख रहा है? जर्मनी दिख रहा है और इटली दिख रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है? तीनों हाथ उठाइए तो। अच्छा, अब हाथ नीचे करें। कितने लोग तीनों का यहाँ मैप बना देंगे रफ? आधा है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, विक्टर इमैनुअल याद है? क्या याद है? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। विक्टर इमैनुअल द्वितीय बताए थे? कौन बताएंगे इसके बारे में? हाथ उठाइए। हाँ बोलिए, आप बैठ के बताइए ना। हाँ, इटली का एकीकरण हुआ 1861 में। उसके बाद जो सर्वसम्मति से राजा बना कौन? इमैनुअल द्वितीय। क्या नाम था उसका? इमैनुअल द्वितीय। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितना आर्टिकल में है? 75। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुने नेपोलियन का? नेपोलियन बोनापार्ट। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। क्यों कहते हैं? कौन बताएंगे? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए क्योंकि नेपोलियन जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जिस प्रकार यूरोप के देश में नेपोलियन का विस्तार साम्राज्यवादी नीति था, उसी प्रकार हमारे भारत में किसका था? समुद्रगुप्त का, जो उत्तर और दक्षिण अभियान में सारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में क्या कर लिया था। इसलिए इसको बोला भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्र को। यही काम कर रहा था ईरान का शासक नादिर शाह, इसलिए उसका भी नाम रख दिया ईरान का
नेपोलियन। तो पूछेगा ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। ईरान को ही बोलते हैं फारस, क्या बोलते हैं? तो फारस का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। यह एक फ्रांसीसी सेनापति और राजनेता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किससे है? किससे है? फ्रांस से। तो लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट, हेडिंग दे दीजिए और उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। नेपोलियन बोनापार्ट डैश देके इस लिखिएगा उसमें पॉइंट। फ्रांसीसी सेनापति, फ्रेंच था ये, फ्रांसीसी सेनापति। जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। लिखिएगा जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1799 में 1799 में फ्रांस के पहले 1799 में फ्रांस के पहले कौंसल के रूप में पदभार संभाला। एक पद हुआ करता था वहां, कौंसल। 1799 में फ्रांस के पहले कौंसल, नहीं लिखने आएगा यहां देख लीजिए, कौंसल के रूप में पदभार संभाला। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में, कितना ईस्वी में बोले? 1799 में फ्रांस का पहला कौंसल बने। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति हुई कब? 1789 में। उसके अगले ही साल 1799 में उनको बना दिया गया क्या? कौंसल। जो फ्रांस का पहला था ना, फ्रांस के पहले कौंसल के रूप में पदभार संभाले कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में बन गया फ्रांस का सम्राट। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, 1804 में फ्रांस के सम्राट बने। 1804 में 1804 में फ्रांस के सम्राट बन गए। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष था कि 15 अगस्त के दिन इनका जन्म हुआ था, 15 अगस्त 1769। और वो द्वीप का नाम है कौन सा? कोर्सिका द्वीप। इनका जन्म किस द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप पे। जबकि मृत्यु हुई थी कब? 5 मई 1821 को। कहां पर? सेंट हेलेना द्वीप में। तो मृत्यु इंपोर्टेंट है, लिखिएगा मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप आइलैंड है। और जन्म भी लिख ही लीजिए, क्यों छोड़िएगा, कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है, असत्य है या असत्य नहीं है। अब उसमें पहला ऑप्शन देगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेनापति के रूप में थे, सही कि गलत। दूसरा देगा नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस के सम्राट बने, सही गलत। तीसरा देगा नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फ्रांस के पहले कौंसल के पद पर रहे, सही गलत। हो सकता है अगला क्वेश्चन दे चौथा में कि इनका जन्म कोर्सिका द्वीप और मृत्यु हुआ था हेलेना द्वीप में, सही है गलत। अब वही जैसे बीपीएससी पूछती है 1 2 2 3 3 4 या एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका। तो किस द्वीप पर इनका जन्म हुआ? कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप? कोर्सिका। मृत्यु कहां हुआ? हेलेना द्वीप। कौन सा? हेलेना द्वीप। कौन सा? हेलेना द्वीप। कौन सा? हेलेना द्वीप। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो पहला कौंसल के रूप में पदभार संभाला कब? ये आपको इसवी याद नहीं रहेगा तो याद रखना है 1789 के जस्ट बाद, नहीं कितना साल बाद? 1789 के 10 साल बाद। 89 से 99 हो गया ना, तो इसको एकदम एक थोड़ा आगे कर देंगे, 99 याद कर लेना है, ठीक है। तो 1799 में पहला कौंसल के पद पे रहा कौन? और ये फ्रांस का सम्राट बने कब? 1804 में। इनका जन्म हुआ था कौन से द्वीप पर? कोर्सिका द्वीप। और इनकी मृत्यु हुई थी कहां? सेंट हेलेना द्वीप। राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी लेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक सैन्य नेता के रूप में उभरे कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। सुनिएगा अच्छे से। 1799 में, क्योंकि 1789 का घटना हम लोग पढ़े और 1799 में ये बन गए कौंसल, बताए ना। 1799 में तख्ता पलट कर फ्रांस के पहले कौंसल बन गए। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट, जो वो लाइन था वो सारा लाइन यहाँ पर है। सैन्य जीवन में एक महान क्या थे?
सेनापति। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध और नेपोलियन युद्धों में क्या था? नेतृत्व किए थे। यूरोप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इसीलिए उनको कहा गया, उसी के आधार पर समुद्रगुप्त को कहा गया क्या? भारत का नेपोलियन। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यूरोप के अधिकांश हिस्से पर नेपोलियन बोनापार्ट का, यूरोप के अधिकांश हिस्से पर, यूरोप के अधिकांश हिस्से पर नेपोलियन बोनापार्ट का नियंत्रण था। ठीक है। अब देखिए एक कोड आया था, जैसे आप लोग कॉर्नवालिस कोड के बारे में पढ़े होंगे। कॉर्नवालिस कोड याद है? कॉर्नवालिस कोड जो प्रशासन को और बेहतरीन करने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था, एक कानून बनाया गया था जिसको कॉर्नवालिस संहिता या कोड के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी तरह था नेपोलियन संहिता 1804 में। नेपोलियन संहिता लागू की जो आधुनिक नागरिक कानून के लिए आधार बनी। नागरिकता संबंधी कानून को प्रायोरिटी देने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसको संहिता हम लोग बोल सकते हैं, रूल रेगुलेशन बोल सकते हैं, जो कब आया? 1804 में। तो लिखिएगा 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं उसको आप। नेपोलियन संहिता और ऑब्लिक देके लिख लीजिएगा नेपोलियन कोड। 1804 में नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड लागू की, जो आधुनिक नागरिक कानून से संबंधित थी, जो आधुनिक नागरिक कानून के लिए आधार बनी भी लिख सकते हैं, जो आधुनिक नागरिक कानून के लिए आधार बनी, जो आधुनिक नागरिक कानून के लिए आधार बनी, जो आधुनिक नागरिक कानून के लिए आधार बनी। हमारे यहाँ भी नागरिकता संबंधी अधिकार है ना, भाग कितना में? नागरिकता संबंधी कानून है, भाग कितना में? 2। आर्टिकल कितना से कितना? 5 से 11। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू की लड़ाई में क्या हो गए? पराजित हो गए और सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित मतलब मृत्यु। नहीं पढ़े? अभी तो लिखा है थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना द्वीप पर मृत्यु मतलब क्या हो गया? निर्वासित। इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये 1815 में वाटरलू की लड़ाई में पराजित हुआ, हारा वो। मृत्यु तो बाद में ना हुआ, नहीं समझे? हाँ, तो मृत्यु तो वो अलग हो गया। जैसे मान लीजिए हमको कोई हरा दिया तो मर ही जाएंगे। हुमायूं को हराया था कौन सा युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में, तो मर गया हुमायूं। 15 साल तक भाग के चला गया था, फिर आया 1800 कब? 55 में, फिर मरा कब? 56 में। यही था ना? तो लिखिएगा वाटरलू का युद्ध, लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा 1815 में, पहले वाटरलू का युद्ध लिख के डैश दीजिएगा। कब हुआ था ये? 1815 में। ये पहले भी हम लोग पढ़े थे, वो स्टार्टिंग वाला जो वर्ल्ड हिस्ट्री था उसमें। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार गए, पराजित हुए। वाटरलू की लड़ाई में पराजित हुए। लिखिए ना, हम बता रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुनना भी है, सिर्फ देख के लिखना जरूरी थोड़े है। वाटरलू की लड़ाई में क्या हो गए? पराजित हो गए। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन कोड कब लाए थे? 1804। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के पद पे कब बने? 1799। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सम्राट राजा बना कब? 1804। नेपोलियन कोड लाया गया कब? 1804। नेपोलियन कोड का संबंध किससे था? नागरिकता संबंधी अधिकार को। नेपोलियन बोनापार्ट तो है ही नेपोलियन से संबंधित कोड, लेकिन किससे संबंधित था? नागरिकता संबंधी अधिकार को लेकर। इनका जन्म कहां पर हुआ था? किस द्वीप पर? कोर्सिका द्वीप। इनकी मृत्यु वाटरलू का युद्ध कब हुआ था ना? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1800
15। किस युद्ध में उनकी पराजय हुई? अभी फिर एक बार वाटरलू का युद्ध आने वाला है। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी? एक संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की। जैसे पणी होता था पहले, पणी एंसेंट में, पणी पण बोलते व्यापारी लोग को, कहीं कहीं चोर का भी शब्द किया है। तो जलवेरियन संस्था का हिंदी अनुवाद है जोलवेरिन या जर्मन सीमा शुल्क संघ। क्या बोलते हैं इसको? जर्मन सीमा शुल्क संघ। तो लिखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ, जालवेरिन का शाब्दिक अर्थ, जालवेरिन का शाब्दिक अर्थ, कॉपी भर गया। जालवेरिन का शाब्दिक अर्थ सीमा, जर्मन सीमा, जर्मन सीमा शुल्क संघ था। जर्मन सीमा शुल्क संघ था। जर्मन सीमा शुल्क संघ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसी का। यह एक संगठन थी, यह एक संगठन थी, ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संगठन थी जो 1834 में, 1834 में, जो 1834 में जर्मन राज्यों के बीच, जो 1834 में जर्मन राज्यों के बीच, जर्मन राज्यों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ईस्वी कितना बोले? 1834, 1834। इसी का शाब्दिक अर्थ क्या था? जर्मन सीमा शुल्क संघ। क्या बोले? जर्मन सीमा शुल्क संघ। फिर से बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। क्लियर है? तो जल्दी से बताइए, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली के एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभाया? गुप्त संस्था का स्थापना कौन किया था? कौन किया था? जैमिनी, मैजिनी, मैजिनी, पक्का? तो किसानों के साथ अपना सहयोग कौन लिया था? गैरी बाल्डी। क्लियर है? उसमें रुकावट या बाधा कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया। और एक पॉइंट लिखा थे, पोप। तो ऑस्ट्रिया का सेना और पोप की भूमिका, यही ना बताए। नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? फ्रांस का था ना। नेपोलियन बोनापार्ट कहां का है? फ्रांस का। वो फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। उसने एक कोड जारी किया था, नेपोलियन कोड। कब? 1804 में। उसका संबंध किससे था? नायकता को आधार बनाया था। नायकता को आधार बनाने के लिए किया था 1804। उनका जन्म किस द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप। उनकी मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815। किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई? वाटरलू के युद्ध में। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को। फारस का नेपोलियन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इटली से सटा हुआ एक देश का नाम हम आपको दिखाए थे, क्या नाम था? क्या नाम था? ऑस्ट्रिया किस महादेश का एक पार्ट है? किसका है? क्लियर है? हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े, ज्यादा 20, 25, 30 क्वेश्चन के आसपास किए होंगे। नंबरिंग में ये नहीं, हम लोग जो अपने से किए वो 20, 25, 30 के क्वेश्चन के आसपास किए होंगे। फिर अब अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। धीरे धीरे चलने दीजिए, फिर सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि कोरिलेट कर दें।
हेलो। आज आप लोग यहीं पे बैठे थे? आवाज सही से नहीं आ रहा। हेलो। अब सही है? बारिश हो रही है क्या हो? चलिए। क्या किया रे? आज आप लोग टेस्ट दिए थे क्या? कितने आदमी टेस्ट दिए थे? टेस्ट दीजिए। ठीक है। नहीं तो आज हम बता दे रहे हैं, अगला संडे से जो है प्रत्येक संडे टेस्ट होगा। टॉप 50 रहेगा जीएस का। टाइम 10 बजे से रहेगा, 10:20 से। वही से है ना? आज जो आदमी दिए थे 10:20 ना था? 10:30 से लेके चलिए, या 10 बजे से ही आ जाना है और टेस्ट में रहिए, क्योंकि टेस्ट दीजिएगा तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। है नहीं, सब क्लास का अलग अलग नहीं होगा। आज वाला क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। जो क्वेश्चन का लेवल था, खास करके हम जो सेट किए थे, वो सारा का सब सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी वाले कितने लोग हैं? हिस्ट्री पॉलिटी वाले। ज्योग्राफी वाला? चलिए। अच्छा हो जाए। कहाँ चल गया ये? क्वेश्चन क्वेश्चन में से पढ़ाई का हो। कल कै नंबर तक हो गया था? 45 नंबर तक। नहीं आ रहा है।
टाइम देख रहा है, क्लास का हो रहा है। लाओ रिमोट। ये हो गया था ना। चलिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य को विशेषाधिकार क्यों प्रदान किया जाता है? भौगोलिक कारण से, भौगोलिक कारण से, भौगोलिक कारण से। इसमें और लिखिएगा, लिखिए भारत में, भारत में, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 1966 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। और पांचवें वित्त आयोग के सिफारिश पर, पांचवें वित्त आयोग के सिफारिश पर, पांचवें वित्त आयोग के सिफारिश पर 1969 में, 1969 में, 1969 में जम्मू कश्मीर को, 1969 में जम्मू कश्मीर को पहली बार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पहली बार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उन्नीस सौ उनहत्तर में ही, 1969 में ही असम और नागालैंड को भी, नागालैंड को भी 1969 में ही असम और नागालैंड को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को, 11 राज्यों को, 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्नीस सौ 71 में हिमाचल प्रदेश, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय,
एवं मेघालय, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। आगे लिखिए 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम। 2001 में उत्तराखंड, 2001 में उत्तराखंड, 2001 में उत्तराखंड और 2014 में तेलंगाना को 2014 में तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि 2019 में ऑनलाइन वाला तुम भी लिखते रहना। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में आपसे पूछेगा कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, काईगो राज्य को 11 ना, 12, कश्मीर तो हट गया ना, तभी कितना बचा, 11 बचा। लेकिन आपसे पूछेगा कि पहला राज्य जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को ना, कब दिया गया था, 1969 में। पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में, कौन सा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1961 से हेलो, आवाज आ रही? तो बोलेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार विशेष राज्य दर्जा का बात किया गया, तीसरी ना। कौन सा वित्त आयोग था, तो 5वां वित्त आयोग था। और वर्तमान में काय गो है, 11 गो। 1969 में 3 गो को मिला था ना, पहला जम्मू कश्मीर ना, दूसरा असम, तीसरा बोलिएगा कि 1971 में काय गो को, 71 में काय गो, क्या नाम था, हिमाचल प्रदेश। 1975 में भी मिला था ना, काय गो को पहला सिक्किम ना, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा 2001 में भी मिला ना, किसको मिला, उत्तराखंड। 2014 में किसको मिला, तेलंगाना को। लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा भारत में विशेष राज्य का दर्जा, भारत में विशेष राज्य का दर्जा, भारत में विशेष राज्य का दर्जा उस राज्य के भौगोलिक सीमा, उस राज्य के भौगोलिक सीमा, उस राज्य के भौगोलिक सीमा
कोमा आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन एवं जनसंख्या घनत्व का कम होना, जनसंख्या घनत्व का कम होना, जनसंख्या घनत्व का कम होना आदि आधारों पर, आदि आधारों पर, आदि आधारों पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बिहार ने कई बार बोला कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। नीतीश कुमार कई बार बोले हैं लेकिन नहीं मिला। क्यों मिलेगा? जनसंख्या घनत्व तो कम है या ज्यादा है? सबसे ज्यादा है, 1106 ना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 1106 तुम्हारा व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। अब समझिएगा कि 1 किलोमीटर में जो है 1106 आदमी रह रहा है। कहीं कहीं सैकड़ों ने पार किया है, कहीं कहीं 1000 प्लस हो गया है। तो किस आधार पे बिहार को दिया जाएगा? भौगोलिक सीमा ले लीजिए, भौगोलिक सीमा भी तो ठीक है, बस नेपाल से बॉर्डर थोड़ा तय होता है, उस आधार पे आप कह सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ापन के आधार पे भी कह सकते हैं कि बिहार जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बिहार राज्य है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना। हालांकि 14वां वित्त आयोग जब बना था, 15वां वित्त आयोग 2017 में बना था NK सिंह की अध्यक्षता में। उससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसमें बिहार का मसला उठा था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है अभी तक। तो वर्तमान में आपसे पूछेगा कितना है तो क्या बोलिएगा? 11 है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे जब देखिएगा तो कह रहा है सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन किस सदी में विशेष महत्व मिला? 20वीं सदी में। पहले लिखिए तब समझाते हैं। लिखिए, सह अस्तित्व का सिद्धांत, सह अस्तित्व का सिद्धांत, सह अस्तित्व का सिद्धांत सह अस्तित्व का सिद्धांत विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्म कोमा विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म कोमा विभिन्न भाषा, विभिन्न समुदाय, विभिन्न समुदाय आदि का एक जगह रहना, एक जगह रहना, एक जगह रहना ही सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है। एक जगह ही रहना सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है। सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है। सह अस्तित्व के सिद्धांत का पैराग्राफ चेंज करके सह अस्तित्व के सिद्धांत का, सह अस्तित्व के सिद्धांत का निम्नलिखित आधार हो सकता है, निम्नलिखित आधार हो सकता है। पहला विविधता का सम्मान, विविधता डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान, पहला विविधता का सम्मान
दूसरा, अधिकारों का सामंजस्य, अधिकारों का सामंजस्य, अधिकारों का सामंजस्य। तीसरा लिखिएगा, सहयोग एवं साझेदारी, सहयोग एवं साझेदारी, सहयोग एवं साझेदारी, सहयोग एवं साझेदारी। देखिए, पहले क्या होता था, पहले और आज भी एक क्षेत्र में यदि एक भाषा के लोग रहे या एक क्षेत्र में एक धर्म के लोग रहे, एक जाति के लोग रहे, एक समुदाय का लोग रहे, तो वहां पे देखिएगा कि टकराहट या आपसी मतभेद नहीं होता है। आप ही समझिए ना कि एक धर्म के नाम पर यदि कोई क्षेत्र बना है तो वहां पे एक सामंजस्य बना रहेगा। एक क्षेत्र में यदि एक ही जाति के लोग रह रहे हैं तो वहां पे लड़ाई पीट नॉर्मल होता है, लेकिन उस लेवल का आपको नहीं दिखाई देगा। और 19वीं सदी तक कहा जाता है कि यह प्रथा बहुत जोर शोर से चलती थी, लेकिन कहा जाता है कि जब 20वीं सदी में एंट्री हुआ तो 20वीं सदी में एक ही जगह विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के भाषा के लोग, विभिन्न प्रकार का वर्ग समुदाय सब एक साथ रहने लगा, जिसमें सह अस्तित्व का बात किया गया कि सभी के अस्तित्व का जिसमें बात किया जाए। यही सिद्धांत जो है वो सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है कि जब किसी क्षेत्र में विविधता देखने को मिले और उस विविधता में भी एकता देखने को मिले तो यही सिद्धांत जो है वो सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है। और इसका उदाहरण आपको एक नहीं बहुत सारा मिलेगा, जहां पे एक ही जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, सबका भाषा अलग अलग, धर्म अलग अलग, जाति अलग अलग, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। इसी क्लास में क्या सभी एक जाति के लोग हैं? नहीं होंगे। हो सकता है कि धर्म भी चेंज होगा, कोई सनातन होगा, कोई मुस्लिम होगा, लेकिन एक सामंजस्य बना है कि नहीं बना है? एक सामंजस्य बनना, आपसी मतभेद ना होना, यही सह अस्तित्व का सिद्धांत कहलाता है। तो ये जो सह अस्तित्व की सिद्धांत का विकास होता है वो पहली बार किस सदी में देखने को मिलता है? 20वीं सदी में। कब देखने को मिलता है? 20वीं सदी में। क्लियर है? आगे देखिए, 1989 के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्वतंत्र राष्ट्र में विघटन का अनुभव किया जाने लगा था? सोवियत संघ में, सोवियत संघ में, सोवियत संघ में। पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं इसको। बोल्शेविक क्रांति का नाम सुने होंगे आप लोग। 1917 में हुआ। रोमनोवा नाम का एक वंश हुआ करता था रूस में, और कहा जाता है कि इस वंश को समाप्त किया गया बोल्शेविक क्रांति के द्वारा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, जिसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है। और रूसी क्रांति को जो लीड किया था वो लेनिन ने किया तुम्हारा, और लेनिन ने तुम्हारा रूसी क्रांति को लीड किया, बोल्शेविक क्रांति को लीड किया। और अंतोगतवा यही हुआ कि रूस में जो जार का शासन चलता था उस जार का शासन समाप्त हुआ। राजा को जार कहा जाता था। जार का शासन समाप्त होता है और 1922 में सोवियत संघ का गठन होता है। सोवियत संघ का गठन लिख लीजिएगा कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1922 में। सोवियत संघ का गठन 1922 में। सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1922 में। करीब करीब 15 देश का एक ग्रुप बना। सोवियत संघ में कुल कितने देश थे? 15 देश थे। 15 देश का एक ग्रुप बनता है
उसको कहीं ना कहीं लीड जो कर रहा था वो रूस में बैठे हुए आदमी कर रहे थे। रूस इसका कह सकते हो कि नेतृत्व कर रहा था और सोवियत संघ का सब कुछ अलग था, झंडा भी उसका अलग था सोवियत संघ का। 1922 से सोवियत संघ स्टार्ट हुआ बढ़िया से। कहा जाता है कि जब दौर स्टालिन का आया तो स्टालिन के समय में सोवियत संघ आर्थिक व्यवस्था के रूप में विश्व का सबसे मजबूत आर्थिक व्यवस्था बना। सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था विश्व का सबसे तगड़ा अर्थव्यवस्था बना। 1929 में एक आर्थिक मंदी आती है और 1929 में जब आर्थिक मंदी आया तो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ढह गया तुम्हारा। जो एडम स्मिथ ने पूंजीवाद का जिसको जनक कहा जाता है, उस एडम स्मिथ के विचारों का खंडन हुआ और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे इस आर्थिक मंदी से जूझा। लेकिन उस समय विश्व का एक देश जो है जहां पे अर्थव्यवस्था बैलेंस रहा, अर्थव्यवस्था डगमगाया नहीं, वो सोवियत संघ था। और कहा जाता है कि उसी समय समाजवादी अर्थव्यवस्था अपने पीक पे पहुंचा और सभी देश ने कोशिश किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है वो अच्छा नहीं है। 1939 तक कहा जाता है कि सोवियत संघ अपने पीक पे रहा। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जर्मनी ने स्टार्ट किया था ना, जर्मनी का व्यक्ति का नाम क्या था? हिटलर। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का अटैक होता है पोलैंड पर और 1 सितंबर 1939 से कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसी में कहा जाता है कि सोवियत संघ ने जबरदस्ती जो है कुछ कुछ देश को सोवियत संघ में मिलाने का कोशिश किया। जैसे बाल्टिक देश का नाम सुने होंगे, तो बाल्टिक देश जो है उसमें एक एक देश नहीं आता है, करीब 4-5 गो देश आता है। बाल्टिक देशों के साथ जबरदस्ती किया गया कि तुम सोवियत संघ में मिलो। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ? 1945 में। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बराबरी में एक और देश पावरफुल बनता है और वो पावरफुल अमेरिका बना। तो पश्चिमी यूरोप को या पश्चिमी देश को जो लीड करना स्टार्ट किया वो अमेरिका करना स्टार्ट किया और पूर्वी यूरोप के कुछ देश और एशिया के कुछ देश, जिसमें सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, वो सब सारा देश जो है वो सोवियत संघ के तरफ गया। कुछ ऐसे भी देश थे जो ना अमेरिका के तरफ गया ना ही सोवियत संघ के तरफ गया, जैसे भारत। भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको किसी भी गुट में नहीं रहना है, इसीलिए भारत को गुट निरपेक्षता का जनक कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। तो तीसरी दुनिया का जो देश था, तीसरी दुनिया का देश उसको कहते हैं जो नया नया उस समय आजाद हुआ था, वो तीसरी दुनिया का देश। तो तीसरी दुनिया का जो देश था वो लोगों ने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया जिसको गुट निरपेक्ष कहा गया। इसमें तुम्हारा अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, भारत इसको कहीं ना कहीं लीड कर रहा था। उसके बाद कहा जाता है कि दोनों देश में यानी सोवियत संघ और एक अमेरिका, दोनों के बीच में एक आर्थिक रूप से युद्ध की शुरुआत होती है। हम पावरफुल है तो हम पावरफुल है। 1949 में सोवियत संघ के ही एक अगेंस्ट में एक ग्रुप बनाया जाता है जो अमेरिका ने उसको लीड करना स्टार्ट किया, जिसको नाटो के नाम से जानते हैं। नाटो कब बना? 1949 में बना। कहा जाता है कि 1949 के बाद पैसा से, व्यापार से, हथियार से कहीं ना कहीं अमेरिका आगे बढ़ते जा रहा था और जितना भी संस्था खुला सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसमें यदि किसी का ज्यादा हक रहा तो अमेरिका का रहा। जैसे वर्ल्ड बैंक बना
IMF बना, ये सब जितना भी संस्था बनी वो कहीं ना कहीं इस संस्था में यदि किसी का शक्ति था तो अमेरिका का शक्ति था। और ऐसे करते करते कहा जाता है कि 1970-80 तक जाते जाते सोवियत संघ में बिखराव होने लगता है। 1989 तक साफ साफ लगने लगा कि सोवियत संघ अब टूट जाएगा। और अंतोगतवा यही हुआ कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ जो है वो विघटन होता है, सोवियत संघ का समाप्ति होता है। लिखिएगा, सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को 26 दिसंबर 1991 को 26 दिसंबर 1991 को विघटन हुआ था। विघटन हुआ था लिखिएगा, उसी में इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1991 को 8 अगस्त 1991 को 1991 को बेलवेजा समझौता से हुई, वेलवेजा समझौता से हुई, जिसमें रूस यूक्रेन और बेलारूस का नाम सुने हैं? रूस, यूक्रेन और बेलारूस के राष्ट्रपतियों का हस्ताक्षर होता है, जिसमें कहा गया कि सोवियत संघ का विघटन किया जाता है, जिसमें कहा गया कि सोवियत संघ का विघटन किया जाता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का झंडा उतारा जाता है। 25 दिसंबर 1991 को 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का झंडा उतारा जाता है और अंततः 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। और अंततः 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। लिख लिए? तब हमको लगता है कि सोवियत संघ हम बढ़िया से समझा दिया आप लोगों को। हाल ही फिलहाल में यदि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिएगा तो रूस और यूक्रेन का युद्ध होने का कारण एक ये भी था, कहीं ना कहीं 15 देश का ग्रुप में कि यूक्रेन भी था तुम्हारा, और यूक्रेन जब साइड हुआ तो रूस के सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूक्रेन का कहना था कि हमको नाटो का सदस्य बनना है। और रूस जो है, यूक्रेन जो है रूस के बॉर्डर से सटा हुआ देश है, और रूस जो है वो चाहता नहीं था कि नाटो का सदस्य जो है
हमारे से सटे हुए देश कभी शामिल हो उसमें। और रूस को यह भी पता था कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो का अपना संविधान है, और नाटो का अपना संविधान जो है उसमें कहा गया है कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं, अभी 32 गो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उस किसी पे भी, किसी एक पे भी यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो सभी मिलकर के उस देश पर हमला करेगा। और रूस को लगा कि यदि यूक्रेन मिल जाता है और तब यदि यूक्रेन को मारेंगे तब तो सब मिलके मारेगा, तो इससे बेटर है कि चला ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मार पहले एकरा। बड़ी मार मारा, ऐसा मार मारा कि यूक्रेन 100 साल पीछे चल गया। हालांकि लॉस रूस को भी हुआ और अभियो चल रहा है, समाप्त हुआ नहीं है, अभियो चलिए रहा है। यूक्रेन समझिए 100 साल पीछे चल गया, हालांकि रूस भी पीछे गया है। देखिए, कोई भी जब युद्ध होता है दो देश के बीच में, तो ये कभी मत समझिएगा कि हारने वाले को ही लॉस होता है, जीतने वाले को भी लॉस होगा। अरे हमरा ककरो से, तोरा ककरो से लड़ाई होगा, ऐसा थोड़ी है कि वही तुम ही उसको थाप मारेगा, वो तो बीच बीच में एक थाप मारिए देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चोट तुमको भी लगा, चोट उसको भी लगा, तो जरूरी नहीं है कि जीतने वाले को, हाँ, कि किसको ज्यादा लगा किसी को कम लगा, बस अंतर यही है। और रूस को तो इतना जोर से लगा कि रूस बौखला गया था। रूस से कोई तेल नहीं खरीद रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप में तेल जो जाता था वो तुम्हारा रूस से जाता था। रूस के पास प्राकृतिक तेल ठीक ठाक है और रूस उसको एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, अमेरिका ने कहा कि नाटो में जितने सदस्य देश हैं कोई भी रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब मान लीजिए कि हमारी मार्कर का कंपनी है, हम रोज 5000 मार्कर बनाते हैं और एक को बिकबे नहीं करेगा, तो हम लॉसे में न रहेंगे हो। रूस से कोई तेले नहीं खरीद रहा था, तब मसीहा निकला भारत। मोदी जी कहे चिंता मत करो, हम हैं न रे। 1971 में तुम भी साथ दिया था, भले हमारी सरकार नहीं थी लेकिन देश तो हमारा था, तो हम तुम्हारा अभी साथ देंगे। और उसी का विरोध किया था अमेरिका ने। एस जयशंकर साहब, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब गए थे अमेरिका, तो अमेरिका का विदेश मंत्री ने कहा कि जब अमेरिका सबको मना कर दिया तेल खरीदने के लिए, तो आप काहे ला तेल खरीद रहे हैं? जयशंकर साहब ने कहा तू बताएगा कि हमारा तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अरे हमार मन, हम ककरों से तेल खरीदे? बताइए कि हमको कोई दूसरा इंटरफेयर करेगा कि तोरा ककड़ा से बात करना है, कब सोना है, कब खाना है, मतलब मेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं रहा तब। बोला कि 1950 वाला भारत समझ रहा है, हम तेल खरीदेंगे और तुमको मुंह पे बोल रहे हैं। अब ज्यादा बोलेगा तो अभी ये सीधे जाएंगे, सब लेकर के आ जाएंगे। तब अमेरिका को लगा कि नहीं, भारत जो है वो भारत नहीं रहा। लहा तो आंख उठाना भी नहीं पसंद है, लेकिन आंख झुकाना भी पसंद नहीं है। आंख उठाइएगा तो मत समझिएगा कि आंख झुका लेंगे, तब दोनों आंख निकाल लेंगे। और वैसे आंख उठाएंगे ही नहीं, हम लोग वैसे मार करते नहीं हैं, लेकिन जब मारिएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, मारबे करेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी बेताब थी मारने के लिए, लगे मारो, लेकिन बाद में कहा गया नहीं रुको। पाकिस्तान यदि आगे से बढ़ता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में चल गया था, याहिया खान का नाम सुने होंगे, कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में ये बात चल गया था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को तोड़ रहा है, मुक्ति वाहिनी सेना बना दिया है भारत। भारत सरकार ने कहा कि हम काहे ले बनाएंगे, बांग्लादेश से भाग के आ रहा है और हम लोग कहबे करते हैं अतिथि देवो भव, जो आएगा शरण देवे करेंगे। अब उसको मार रहा है, वो कह रहा है कि हमको कमांडो बना दो, हम बनवा रहे हैं, हम इसमें कुछ क्या है कुछ करेंगे। तो नहीं, भारत युद्ध करेगा, बोला लिख के दे रहे, भारत कभी युद्ध नहीं करेगा।
लेकिन यो बात लिख के दे रहे हैं, यदि तुम मारा तो भारत छोड़बो नहीं करेगा। और देखिए जून जुलाई में रखा गया था युद्ध का टाइम, इंदिरा गांधी को कहा गया कि नहीं अभी रुक जाइए, यदि जून जुलाई में लड़ाई करते हैं तो इधर पाकिस्तान उधर चीन दोनों आएगा, तब दोनों को संभालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। नवंबर दिसंबर का महीना रखिए, क्योंकि दिसंबर में पूरा ठंडा का समय, अब पूरा हिमालय ढका हुआ, चीन आ नहीं पाएगा। अरे वो लोग तो इतनी इतनी हुए करता है, हैंग चैंग चो करते रहता है। और सही पता चीन वाला का मनोबल ज्यादा नहीं रहता है, वो तो चीन के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ना तो ओकरा सबको सही बता रहे हैं, सुता के छाती पे 4 थाप मार दो सूझ जाएगा, कोई उठी नहीं। तब दिसंबर के महीने बाद देखिए पाकिस्तान पहले अटैक किया, तब हम लोगों ने भी अटैक किया। और उस समय अमेरिका पाकिस्तान का वो घनिष्ठ दोस्त, अमेरिका भेज दिया भारत को मारने के लिए। तब इंदिरा गांधी थोड़ा घबराई, तब रूस कहा कि चिंता काहे ल कर रहे हो, हम है ना। और रूस भी अपना बैरल भेज दिया। जब अमेरिका को पता चला, देखिए रूस से क्यों कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर किसके पास है, रूस के पास है। रूस के पास इतना न्यूक्लियर पावर है कि 5 बार पृथ्वी जन्म लेगा फिर बर्बाद होगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक बार बर्बाद फिर जन्म लेगा मनुष्य, फिर बर्बाद कर सकता है, ऐसे करके 5 बार बर्बाद कर सकता है। और रूस का ईगो बना हुआ है कि दुनिया के सब कोना के तरफ जो है न्यूक्लियर लगा के रखा है। वो पहले ही बोल दिया कि जिस दिन हमरा पे कुछ दिक्कत हुआ, मतलब पूरा विश्व पे दिक्कत होगा, उस दिन हम नहीं समझेंगे कि हमारे दोस्त के है हमारे दुश्मन के है। तो हम पे न्यूक्लियर अटैक करने से पहले 20 बार सोचना, इसलिए अमेरिका चुपचाप हो जाता है। और खास करके एशिया में देखिएगा तो 2-3 गो अभी नया नया पागल जन्म ले रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, वही बेंगवारे किम जोंग ना, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करिए, बोला आज ये करो रे। बाद में डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जाना पड़ा था किम जोंग से, और उसका अलगे एटीट्यूड, बोला तुम राष्ट्रपति है, पावर है, अपन घर में है, हम अपना देश में अपने पागल हैं। देखिए वो कहता रहा और ये परीक्षण करते रहा। बाद में डोनाल्ड ट्रंप को समझ गया कि आदमी से पंगा नहीं लेना, जो पागल रहे ओकर पागलपना छोड़िए दो तो बढ़िया है। तो एशिया में कुछ कुछ देश हैं जो ज्यादा ही पागल है, जिससे पंगा नहीं लेना चाह रहा। और देखिएगा 50 साल के बाद विश्व में यदि कोई ताकतवर बनेगा तो एशिया का ही देश बनेगा। सब यूरोप अमेरिका सब चल जाएगा, एशिया में ही पावरफुल देश सब बनेगा, जिसमें एक भारत भी रहेगा। भारत को कम मत समझिए। तो वही जो 1971 में हम लोग का हेल्प किया था रूस, तो वही हम लोग किए इस बार। पुतिन ने कहा कि हमारे तेले ने कोई खरीद रहा है, बोला हम खरीद लेते, लाओ। बोला कितना में बेचता है, बोला 200 रुपया पर बैरल। बोला उतना में तो हम नहीं खरीदेंगे, 27 रुपया में खरीदेंगे, देगा तो दो। कहाँ 200 कहाँ 27 रुपया। अब मान लीजिए कि हम क्या बोले कि 10 रुपया का मार्कर था, नहीं बिक रहा है, कोई 5 रुपया में बोलेगा तो नहीं बेच देंगे हम। रूस ने कहा कि ले जाओ। भारत सरकार ने खरीद के पुष्टांग भर लिया अपना पास, भंडारण बढ़िया कर लिया। और जो कच्चा तेल होता है उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी करने में 2-3 रुपया, 30-32 रुपया हुआ। और बाद में अब यूरोप में तो तेल था नहीं, यूरोप में तो मांग खूब ज्यादा था। अब यूरोप वाला बोला कि हमको तो तेल चाहिए, भारत ने कहा कि हमारा पास है, लेगा। अरे रूस से नहीं ले रहा है, हमसे लेगा। बोला हाँ दीजिए ना, बोला 200 रुपया देंगे। अब देखिए युद्ध हुआ कखरा कखरा बीच में, फायदा कौन उठा लिया, भारत सरकार। इसको कहता है डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी बड़ा तगड़ा था तुम्हारा बीजेपी का। तो युद्ध कोई भी लड़े, चाहे हारने और जीतने वाला कोई भी हो, लॉस दोनों को होता है। रूस को भी लॉस हुआ, यूक्रेन को तो हुआ ही हुआ। अब बीच में मजा कौन उठा लिया, भारत। होता है ना, दो जब लड़ता रहता है तो मेरे में आदत है, जब कोई 2 आदमी लड़ते रहेगा तो हम चुपचाप देखते रहेंगे। अब मेरे मन में उत्सुकता रहेगा कि कब थप्पड़ चलेगा।
लेकिन कभी कभी चलियो जाता है, कभी कभी नहीं हो चलता है। आज ये आगे देखिए, किस प्रकार की शक्तियां सोवियत राजनीतिक गति का प्रणाली का शक्तियां अधीन थी? अत्यधिक केंद्रीय था, केंद्रीय था, अत्यधिक केंद्रीय था। लिख लिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को बता रहा है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी हाथों में रहता है या सरकार के हाथों में रहता है? निजी हाथों में रहता है। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। सरकार को बस कहेगा कि आप कल्याणकारी काम करिए। मार्केट पे छोड़ दीजिए अर्थव्यवस्था को, निजी लोगों पे छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो, यानी हींग से लेकर के हल्दी तक कौन कितना कीमत पे बिकेगा ये तय जब सरकार ही करने लगेगा, तब समझ जाइए उस देश की अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था था ना, तो शक्ति निजी के हाथ में गया कि अत्यधिक केंद्र के हाथ में गया? केंद्र में के हाथ में न गया। यहां पे अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया। समझ आ रहा है? आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। ऑनलाइन वाला बता देना, कोई दिक्कत हुआ चला।